डायमंड इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा मार पड़ा है। 50,000 से ज्यादा वर्करों की रोजगारी भी चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं। 16 महीनों में 65 से ज्यादा वर्करों ने सुसाइड भी इस इंडस्ट्रीज में किया है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम में सरकार हमारा साथ दे। किरण एक्सपोर्ट नाम की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड पॉलिशिंग कटिंग कंपनी है, तो उसने 50,000 वर्कर को 10 दिनों की छुट्टी के लिए 18 अगस्त से 27 अगस्त तक भेज दिया कि इस बड़ी इंडस्ट्रीज में 25 लाख परिवार है, उसके इनडायरेक्ट 1 करोड़ परिवार काम कर रहे हैं। सूरत में से सभी वर्कर्स अपने सौराष्ट्र ना चले जाए, इसी हमको डर है। पॉलिशिंग डायमंड की सबसे बड़ी अगर मार्केट हम कहे तो अमेरिका है। लैब-ग्रोन डायमंड नहीं चल पाएगा। लैब-ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के लिए खतरा है। लैब-ग्रोन डायमंड की वजह से वर्कर को रोजगारी मिलती है। रियल डायमंड की 5 लाख की आती है और लैब-ग्रोन डायमंड की 2.5 लाख की आती है। ये सूरत है और गुजरात के राजकारण का एपिसेंटर है। सरकार समझ जाए तो अच्छी बात। નમસ્કાર, વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ સંવાદમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હીરા ઉદ્યોગમાં ચાલી રહેલી મંદી વિશે વાત કરવી છે। આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, કારણ કે પાછલી અડધી સદીમાં પહેલી વાર એવું બન્યું છે કે સતત 2 વર્ષ સુધી હીરા ઉદ્યોગ મંદીમાં રહ્યો હોય। છેલ્લા 3 વર્ષની વાત કરીએ તો હીરાના ભાવ 35% જેટલા ઘટ્યા છે। હીરાના રફ કટના 25% ભાવ ઘટ્યા ને એટલે કારખાના જે ચલાવતા લોકો છે એમને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે। આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવાના કારણે દુનિયાની સૌથી મોટી હીરા કંપનીને પણ રત્ન કલાકારોને 10-10 દિવસનું વેકેશન આપવું પડ્યું છે। અમે ડાયમંડ વર્કર્સ જે છે એમના વેપારીઓ એમની સાથે વાત કરી હતી, પણ કોઈ બોલવા માટે તૈયાર નથી। માટે અમે ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભાવેશભાઈ ટાંક સાથે વાત કરી હતી અને સવાલો પૂછ્યા હતા કે શા માટે હીરા ઉદ્યોગમાં મંદીની નોબત આવી છે, સરકાર આમાં રત્ન કલાકારોને કઈ રીતના મદદ કરી શકે છે, આનાથી ગુજરાતમાં કેટલા લાખ લોકોને અસર થવાની છે, કેમ રત્ન કલાકારો છે એમને અચાનક રજા ઉપર મોકલી દેવામાં આવ્યા છે, જેના જવાબો અમને ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભાવેશભાઈ ટાંકે આપ્યા હતા। કરીએ ડાયમંડ ઉદ્યોગનો સંવાદ। नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। अगर दुनिया में कहीं आपको हीरा दिखे और ऐसा है बात कि वो हीरा कहीं भी हो, दुनिया में चाहे कहीं भी हो, पर वो हीरा है वो वाया सूरत से आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरत में ही हीरा का जो भी कामकाज होता है वो होता है। दुनिया में कहीं भी हीरा आपको ज़मीन से निकाले तो फिर सूरत में उसकी कटिंग पॉलिशिंग वगैरह सब जो भी होता है, वो दुनिया भर का जो कटिंग पॉलिशिंग वगैरह जो हीरे में होती है वो सूरत से ही आता है और वो वाया सूरत इसीलिए ही कहा जाता है। अभी फ़िलहाल हम गुजरात में अगर बात करें तो हीरा का जो उद्योग है वो डिप्रेशन में चल रहा है, मंदी में चल रहा है। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 साल ये जो धंधा है वो मंदी में रहा है। वो कोरोना की बात कर ले या फिर इजराइल की बात कर ले या फिर रशिया की बात कर ले, वो जो भी युद्ध हुए हैं वो इसका मुख्य कारण रहे हैं। और इसी चीज़ पे हमें बात करनी है क्योंकि अभी तो परिस्थिति ऐसी आ गई है सूरत में कि जो बड़े बड़े ओनर्स हैं जो हीरा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको वैकेशन पे भेज दिया है। ऐसी नौबत आ गई। तो हमें बात करनी है इस मुद्दे पे क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। डायमंड बुर्स जो कि सूरत में अभी बना है उसकी भी बात करनी है क्योंकि उसमें भी तकलीफें बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसी सब बात को लेकर हम भावेश जी से बात करेंगे, भावेश टांक, जो कि डायमंड वर्कर्स यूनियन वाइस प्रेसिडेंट है। भावेश जी, आपका स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। थैंक यू। भावेश जी, सबसे पहले मुझे आपको ये पूछना है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई है, इतनी मंदी क्यों आई है लगातार 2 साल से? जो भी मंदी आई है उसका जो मेन कारण है वो कारण हम अगर गिन सकते हैं तो यूक्रेन और रशिया के वॉर जब से शुरू हुए हैं तब से डायमंड इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा मार पड़ा है, काफी ज्यादा मंदी का माहौल चल रहा है। अमेरिका ने जो रशियन डायमंड में बैन लगाया, पहले तो उसने अपनी कंट्री में बैन लगाया, फिर बाद में उसने G7 को भी आग्रह किया कि रशियन गुड्स यानी कि रशियन डायमंड कोई भी कंट्री ना खरीदे क्योंकि ये रशिया जो है डायमंड का पैसा युद्ध में लगा रहा है।
तो ऐसी अमेरिका की जो भी पॉलिसी है तो उसमें सब देशों ने रशियन डायमंड पे बैन लगाया। फिर आगे चल के इजराइल और पैलेस्टाइन का जो हमास के साथ युद्ध चल रहा है, इजराइल के साथ हमारा 12% बिजनेस है डायमंड का, और रशिया के साथ तो 29% से ज्यादा बिजनेस है। और पॉलिशिंग डायमंड की सबसे बड़ी अगर मार्केट हम कहे तो अमेरिका है। तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमी पे भी प्रॉब्लम आए हैं, क्योंकि वो रशिया और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका की इकोनॉमिक यूरोपियन कंट्री की जो भी अर्थव्यवस्था है वो अगर सुधर जाए तो हमारी डायमंड इंडस्ट्री में फिर से तेजी की एक झलक दिखाई सकती है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर अभी थम जाएगा और ये डायमंड इंडस्ट्री फिर से चल पाएगी। हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में तो ये रहेगा ही। और कई ज्यादा ओवर प्रोडक्शन की बात भी सामने आ रही है कि भाई जब डायमंड की मांग इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होती है तब कारीगर के वर्कर के पास 15-15 घंटे काम करवा के उसके ओवर प्रोडक्शन करवा लेते हैं। और जब इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिशिंग डायमंड की मांग नहीं होती तब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो स्टॉक करके रखते हैं। जब अच्छा उसको प्राइस मिले तब उसको बेचने की मानसिकता रखते हैं। ओवर प्रोडक्शन भी इसमें काफी ज्यादा काम कर रहा है। तो एक मुद्दा बाहर ये आ रहा है कि ये एक डायमंड है जिसका नाम है लैब ग्रोन डायमंड, उसकी वजह से भी जो डायमंड इंडस्ट्री है उसमें असर हुआ है। वो क्या पूरा मामला है वो समझाइए। पहले लैब ग्रोन डायमंड था वो चाइना ने बाहर किया था, चाइना ने बनाया था लैब ग्रोन डायमंड। वो जो लैब ग्रोन डायमंड है वो कार्बन से बनता है और कृत्रिम डायमंड है। तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले तो लैब ग्रोन डायमंड में हमने भी आज से 6 महीने पहले कहा था कि लैब ग्रोन डायमंड नहीं चल पाएगा, लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के लिए खतरा है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो पिछले 4 महीनों से लैब ग्रोन डायमंड की वजह से वर्कर को रोजगारी मिलती है। तो हम दोनों तरफ से बात करते हैं कि देश के लिए लैब ग्रोन डायमंड खतरा है, लेकिन हमारा वर्कर को रोजी रोटी लैब ग्रोन डायमंड की वजह से 4 महीनों से मिल रही है। तो लैब ग्रोन डायमंड जब आ रहा था तब भी हमने कहा था कि ये डायमंड इंडस्ट्री के लिए खतरा है, लेकिन कोई हमारी बात नहीं माना। तो अभी जो भी क्राइसिस आए हैं उसकी वजह से है कि रियल डायमंड और लैब ग्रोन रियल डायमंड की जो आप ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो वो अगर 5 लाख की ज्वेलरी रियल डायमंड की आती है तो वही लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी अगर खरीदने जाओगे, वही शाइनिंग, वही डायमंड्स और वही पॉलिशिंग, वही कटिंग और वही डिजाइन अगर खरीदने जाओगे तो रियल डायमंड की 5 लाख की आती है और लैब ग्रोन डायमंड की 2.5 लाख की आती है। तो इसी वजह से रियल डायमंड की मांग कम हो गई और लैब ग्रोन डायमंड की मांग बढ़ गई। अभी की जो सिचुएशन हम लैब ग्रोन डायमंड की कहे तो अभी उसकी हालत बहुत खराब है, गंभीर हालत है। और सारी दुनिया देख रही है कि लैब ग्रोन डायमंड की हालत क्या है। गुजरात में जो डिप्रेशन आया हुआ है डायमंड इंडस्ट्री में, उसकी बात करनी है कि कितनी कटौती हुई है। मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि हीरा का भाव कितना घटा है, या फिर बात करें रफ कट जो सूरत के रत्न कलाकार करते हैं उसमें कितनी कटौती आई है, और जो कारखाने हैं, जो यूनिट जिसमें डायमंड बनता है उसमें कितनी कटौती आई है, और इससे गुजरात में और देश में क्या असर हो रहा है। मेरे हिसाब से कारखाने में जो भी लैब ग्रोन डायमंड की कटौती आई है और 20 से 30% कारीगरों का पगार भी कट हुआ है और 50,000 से ज्यादा वर्करों की रोजगारी भी चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं। और पहले 16 महीनों में 65 से ज्यादा वर्करों ने सुसाइड भी इस इंडस्ट्री में किया है। तो ये जो डायमंड इंडस्ट्री है ये गुजरात की रीढ़ की हड्डी है। और ये गुजरात की रीढ़ की हड्डी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस डायमंड इंडस्ट्रीज में डिपेंडेंट आर्थिक उद्योग गुजरात का माना जा रहा है। विदेशों से जो भी करेंसी आ रही है वो गुजरात को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है।
और गुजरात की जो भी इकोनॉमिक चल रही है, जो भी अर्थव्यवस्था है, उसमें 50% हिस्सा अगर हम गिने तो डायमंड इंडस्ट्रीज का है, क्योंकि वहाँ विदेशों से पैसा आ रहा है। तो अभी 50,000 से ज्यादा वर्कर बेरोजगार है। 16 महीनों में 65 वर्करों ने सुसाइड किया है। इस वजह से कई ज्यादा क्राइसिस है और आने वाले दिनों में परिस्थिति क्या होगी ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत में से सभी वर्कर्स अपने सौराष्ट्र ना चले जाए, इसी हमको डर है। और सरकार को भी हमने बोला है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम में सरकार हमारा साथ दे और सरकार आर्थिक पैकेज जाहिर करे। जो 2008 में जब वैश्विक महामंदी आई थी, तो वैश्विक महामंदी में गुजरात सरकार ने रत्नदीप योजना शुरू की थी। तो रत्नदीप योजना जब शुरू की थी तो ये साइलेंट मंदी है। ये साइलेंट मंदी में भी सरकार हमारे वर्करों का ध्यान रखे और आर्थिक पैकेज जो रत्नदीप योजना शुरू की जाए, ऐसी हमने सरकार को भी मांग की है। एक बात यहाँ पे मुझे आपको ये पूछनी है कि अभी जो बड़े बड़े डायमंड वाले हैं, जो लोग हैं जो कि बड़े डायमंड मर्चेंट है, वो लोग अपने डायमंड के कारखाने में छुट्टियों पे क्यों भेज रहे हैं रत्न कलाकारों को? उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन वो लोग ये बता रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए हम छुट्टियां रख रहे हैं। ओके। अभी जो स्टॉक हुआ है, पॉलिशिंग का जो स्टॉक हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए हम छुट्टियां रख रहे हैं, लेकिन वो छुट्टियां रख के छुट्टी का पगार रत्न कलाकार को नहीं दे रहे हैं। तो रीजन तो यही है कि प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए जो भी अभी मैं बता रहा हूँ, किरण एक्सपोर्ट नाम की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड पॉलिशिंग कटिंग कंपनी है, तो उसने 50,000 वर्कर को 10 दिनों की छुट्टी के लिए 18 अगस्त से 27 अगस्त तक भेज दिया। तो वो उसका स्टेटमेंट ऐसा आया था कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पॉलिशिंग का स्टॉक है, तो स्टॉक बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो हमने उसके सामने बात रखी थी। पहले तो डायमंड इंडस्ट्री मंदी के मार से दौर के गुजर रहा है, वर्कर ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है। तो वर्कर ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है, तो ये 10 दिन का जो पगार है, उसका वेतन है, उसको देके अगर आप 10 दिन की छुट्टी पे भेजते हो तो वर्कर को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये इतनी बड़ी कंपनी को प्रॉब्लम है तो वर्कर को छोटा है, तो छोटे वर्कर को कैसी प्रॉब्लम होगी आज समझ सकते हैं। तो हमने भी इसे बोला था कि आप 10 दिन का पगार दीजिए और वर्कर का ध्यान रखिए। ठीक है। एक मुझे ये पूछना है, इसको सरबराह करने के लिए कुछ कंपनियों ने ऐसा किया है कि सप्लाई चेन में लोगों को भेज दिया है, क्योंकि अभी डायमंड में तो मंदी है, तो सप्लाई चेन में भेज दिया। ये सप्लाई चेन वाला वो सब क्या होता है? तो सप्लाई चेन यानी आप किस सप्लाई की बात कर रहे हैं सर? मान लो कि कोई एक इंडस्ट्री है, डायमंड वाली इंडस्ट्री, अभी डायमंड में तो मंदी चल रही है, तो उन लोगों ने ज्वेलरी में सप्लाई चेन में बाकी के जो रत्न कलाकार हैं उनको अभी भेजा है ताकि उनकी रोजी रोटी चले। तो ये सप्लाई चेन वगैरह ऐसी एक दो कंपनी है कि उसने पॉलिशिंग कटिंग और पॉलिशिंग के बाद में उसकी ज्वेलरी की जो भी कंपनी है वो चालू की है। तो ये जो अच्छे वर्कर्स है उसको इसमें डिवाइड किया है कि उसकी रोजी रोटी चले। ये अच्छा एक विचार है कि भाई वर्कर को छूटा ना, तबादला ना करके उसको छुट्टी पे ना भेज के ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिससे वर्कर को रोजगारी मिले, उसके परिवार को संभालने की ताकत मिले। लेकिन वर्कर है वो, अगर आप एक इंडस्ट्री में 15 वर्षों से ज्यादा काम करते हो तो आपको अगर दूसरे काम में भेजते हैं तो उसका मन नहीं लगता है और इसकी क्राइसिस में उसको ऐसा पगार नहीं मिलता। अगर ये कटिंग और पॉलिशिंग का काम करता है तो उस वर्कर को 30,000 मिलता है, तो वो अगर दूसरे काम पे जाएगा तो वो वहां 30,000 का काम नहीं कर सकता है। तो कई कंपनियों में ऐसा निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय अच्छा भी है, कई वर्करों के लिए अच्छा है, तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन उसको ध्यान भी रखना चाहिए कि ये वहां कैसा काम करेगा और इसका पगार कितना होगा। इसमें सरकार का क्या रोल रहता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि ये रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, हमास और इजराइल वाला जो अभी मामला चल रहा है वो हो गया, तो वो सब तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है।
तो इसमें सरकार का क्या रोल रहता है, जो रिटार्डेशन आया है, रिसेशन आया है या फिर डिप्रेशन आया है उसमें? हमारा सरकार का इसमें रोल बहुत ज्यादा रहता है। भारत देश है, जो भारत देश है वो कई देशों का मित्र देश है। तो हमारी जो विदेश मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको प्रेजेंटेशन करना चाहिए कि हमारे इंडिया में डायमंड इंडस्ट्री 90% से ज्यादा कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम हमारे इंडिया में चल रहा है। कई कंपनियों में 25 लाख वर्कर इससे जुड़े हुए हैं और इसका मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अगर विदेश मंत्रालय अमेरिका के पास ये प्रस्ताव रखे कि तो उसको विदेश मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए कि इस बड़ी इंडस्ट्री में 25 लाख परिवार है, उसके इनडायरेक्ट 1 करोड़ परिवार काम कर रहे हैं। अगर इस इंडस्ट्री को क्राइसिस आया तो ये सब उसको यूएन में बोलना चाहिए सर, और यूएन में प्रस्ताव रखना चाहिए कि G7 देशों ने जो रशियन डायमंड का बेल्ट लगाया है, 2 देशों की लड़ाई में तीसरा देश है उसके वर्कर को क्यों आप परेशान कर रहे हो? 2 देशों की लड़ाई है तो तीसरे देश को क्यों मार? ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो भी मुद्दा है वो सरकार को यूएन में उठाना चाहिए और यूएन में भी बोलना चाहिए कि हमारे गुजरात में, बॉम्बे में भी डायमंड इंडस्ट्री काम कर रही है और कई बेंगलोर में भी काम चल रहा है डायमंड इंडस्ट्रीज का। तो उसको मुद्दा उठा, जयशंकर साहब को मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारे गुजरात और भारत में इतनी बड़ी डायमंड इंडस्ट्रीज है और इतने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, उसके परिवार का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके जो भी स्टूडेंट है, उसके विद्यार्थी है, उसका शैक्षणिक अधिकार छीना जा रहा है, उसके जीवन का अधिकार छीना जा रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स को इन लोगों को बताना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो G7 देश कर रहे हैं, हमें रशियन डायमंड का बेल्ट लगा रहे हैं, वो तुरंत हटा देना चाहिए और डायमंड इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो शुरू कर देनी चाहिए, जो यहाँ के जो वर्कर है उसको बाहर लाने के लिए। फिर सरकार का ऐसा रोल आता है कि अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं तो भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलके एक स्पेशल पैकेज जाहिर किया जाए जो डायमंड वर्कर के परिवार को हम दे सके। एक स्पेशल टीम बनाई जाए कि भाई कितने वर्कर्स है, कितने वर्कर्स गुजरात में काम कर रहे हैं और कितने इस मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और कितनों को आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रहा है। तो एक टीम बनाई जाए। अगर आप इलेक्शन के समय पे अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर सकते हो तो आप इस मंदी में वर्कर की परेशानी क्यों नहीं जान सकते, सबसे बड़ा सवाल। और ये जान के सरकार को बोलना चाहिए कि भाई गुजरात सरकार और केंद्र सरकार मिलके, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट केंद्र सरकार के अंडर में आता है और जो भी डायमंड इंडस्ट्रीज है गुजरात सरकार के अंदर, दोनों मिलके एक स्पेशल पैकेज जाहिर किया जाए और उस स्पेशल पैकेज में से जो भी आर्थिक परिस्थिति से रत्न कलाकार गुजर रहा है उसको मदद मिलनी चाहिए। ये 2 रोल सरकार के अभी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ठीक, एक बात मुझे ये भी पूछनी है, जैसा कि आपने बोला कि 25 लाख लोग इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और करीबन 1 करोड़ लोग इससे इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार की अगर बात करें तो 1 करोड़ हो जाते हैं। तो और कौन से सेक्टर है जो भी डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हैं? जैसे कि अगर हम बात करें कि नीचे चाय की दुकान है, पान का गल्ला है, होटल मैनेजमेंट है या फिर पीजी वगैरह, घर वगैरह, ऐसे कौन से सेक्टर है जो कि डायमंड इंडस्ट्री पे अभी मतलब इस पे रिटार्डेशन आ गया है, रिसेशन आया है, तो बाकी जगहों पर भी असर पड़ेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक अगर कंपनी है तो एक कंपनी में 4 से 5 मालों की कंपनी है, एक माल में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी है, तो उस बिल्डिंग में 250 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं।
तो वो चाय पानी पीने के लिए नीचे ही जाएगा। जो नीचे चाय की दुकान है उसका धंधा भी इस वर्कर के पैसों से चल रहा है। नीचे चाय का दुकान है उसके भी चल रहा है, नाश्ते की दुकान है उसको भी चल रहा है, पान का गल्ला है उसके भी चल रहा है। और छुट्टियों के दौरान हमारे अभी जन्माष्टमी की छुट्टी आ रही है, तो हमारे जो गुजरात में सभी परिवार के साथ कई पर्यटक स्थलों में घूमने जाएंगे। तो घूमने जाएंगे तो उसके पास पैसा होगा, तो वहां भी जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं उसके पास से जो भी चीज जो भी खरीदेंगे, वहां पे होटल में खाना खाएंगे। तो इस सब पे असर हमारी डायमंड इंडस्ट्री के असर पड़ने के बाद पड़ रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे गुजरात प्रभावित होगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट और जो भी छोटे छोटे पान के गल्ले हैं, छोटे छोटे चाय की टपरी है, छोटे छोटे नाश्ते की लारी है, उसका सबका रोजगार हमारे वर्कर्स के कारण चल रहा है। और हमारे वर्कर्स उसको रोजी रोटी वहां जाते हैं, खाना नाश्ता करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई पान के गल्ले में जाते हैं, कोई ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम अगर बात करें तो इस 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस साइड इफेक्ट होगा। और गुजरात की रीढ़ की हड्डी जो डायमंड इंडस्ट्रीज है वो सौराष्ट्र में भी साइड इफेक्ट खड़ा करेगी, क्योंकि यहाँ से सौराष्ट्र से यहाँ आने वाली संख्या, हमारे सूरत में खाली 10 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर वो सब लोग सौराष्ट्र चले गए तो वहां भी अभी बहुत बाढ़ आने से, बहुत बारिश होने से वजह से वहां भी फसल को भी नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि डायमंड इंडस्ट्री की मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि गुजरात की 3 करोड़ से ज्यादा पब्लिक इससे परेशान हो सकती है, क्योंकि हमारे डायमंड इंडस्ट्री के बदौलत कई जगहों में, कई यहाँ के जो कपड़ की दुकान है, यहाँ के जो होटल्स हैं, यहाँ के जो रेस्टोरेंट है, यहाँ की जो छोटी छोटी करियाना की दुकान है, जो भी अनाज करियाना की दुकान है, जो भी डेयरी बिजनेस है, आप जो भी जीवन जरूरियात हम यूज करते हैं, तो उसमें असर तो होगा ही, और बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि 2 वर्षों से ये क्राइसिस चल रहा है। और 2 वर्षों में कई, आप इधर अगर जाएंगे सूरत में, तो कई हमारे डायमंड वर्कर के मकान बैंकों ने सील कर दिए, क्योंकि वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा था। और ईएमआई ना पे करने से बैंक अपनी पॉलिसी के बदौलत तो उसको सील मार दिया। तो अभी क्या है कि कई मकानों में भी सील लगा है। कई वर्कर्स ऐसे पर्सनल लोन लेके भी अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे कि उसके अगर कमाने का सोर्सेस नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे। तो इसके बदौलत हमारे 16 महीनों में 65 वर्करों ने सुसाइड किया है। ये गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खाली सूरत में हो रहा है। सूरत में 65 डायमंड वर्कर ने सुसाइड किया है। तो इस डायमंड इंडस्ट्रीज में क्राइसिस बढ़ने के कारण सब छोटी दुकानों में भी असर उसका दिखेगा, और दिखना शुरू भी हो गया है। अच्छा, एक बड़ा गंभीर प्रश्न मुझे आपसे ये पूछना है, आप इसका जवाब देना चाहे ना देना चाहे आप पे है। देखिए, हम बात करें, हजारों कारखाने हैं जो गुजरात में अभी डायमंड वाले हैं, वो भी मंदी से गुजर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपने एक आंकड़ा दिया कि 25 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक आंकड़ा ये भी सामने आया है कि 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 साल डायमंड वाला जो पूरा इंडस्ट्री है वो अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो मुझे ये पूछना है कि ये सब सामने क्यों नहीं आ रहा है कि ये इतना सारा हो रहा है अभी गुजरात में। वो चाहे अगर हम टीवी की बात करें या फिर न्यूज़ की बात करें, आपके हिसाब से इसका कारण क्या आपको लगता है? सामने तो आ रहा है, कोई अगर नहीं कह पा रहा तो वो हम तो बोल रहे हैं कि भाई डायमंड, हम पिछले 1.5 साल से बोल रहे हैं। गुजरात सरकार के लेबर मिनिस्टर को भी बोला है, गुजरात के मुख्यमंत्री को भी बोला है, और हम बोल रहे हैं कि भाई इस इंडस्ट्रीज में इतने लोगों को परेशान है,
क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर सामने लाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी कंपनी का नाम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तरीके से लिया जा सकता लेंगे लोग। तो वो अगर बोलेगा कि हमारे वर्कर मंदी से दौर से गुजर रहे हैं तो उसको थोड़ा धक्का लगेगा, तो वो नहीं बोल पा रहे। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि भाई ये डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड वर्कर की हालत बहुत खराब है। सरकार को भी बोला है, यहाँ के इंडस्ट्री के संगठन सूरत डायमंड एसोसिएशन है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी हमने लेटर लिखा है कि भाई अभी आपका समय है वर्कर को मदद करने के लिए। लेकिन वो भी पॉजिटिव होके हमको भी बोल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ डायमंड वर्कर के लिए करेंगे। लेकिन सरकार अभी कुछ नहीं कर रही। वो उसका कारण तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि वो सरकार की पॉलिसी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ऐसा तो कहना चाहता हूँ कि गुजरात और सूरत, ये सूरत है और गुजरात के राजकारण का एपिसेंटर है। सरकार समझ जाए तो अच्छी बात है। बड़ी बात बोल दी। थैंक यू सो मच भावेश जी कि आपने बताया कि अभी गुजरात में क्या चल रहा है, मंदी का दौर कैसे सहन कर रहा है, ये जो डायमंड इंडस्ट्री है वो आपने पूरी तरह से समझाया, ये क्या मुद्दा है, किस तरह से चल रहा है, इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। आपने डिटेल में बातचीत की, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।